नमस्कार, मैं हूं हर्षिता जोशी और आप सब देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। बिजनेस रेमेडीज द्वारा हाल ही में नॉलेज सीरीज की शुरुआत जूम प्लेटफॉर्म पर वेबिनार के माध्यम से की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इकोनॉमी एवं जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर शनिवार को वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में बिजनेस रेमेडीज द्वारा आज एक और वेबिनार की गई, जिसमें चर्चा का विषय था स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता के क्या है मायने। वेबिनार में आमंत्रित मेहमान वक्ता रहे पंकज घिया, एडवोकेट, वरिष्ठ कर सलाहकार जयपुर; नीलेश अग्रवाल, अध्यक्ष सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जयपुर; धीरेन्द्र सिंह राघव, अध्यक्ष 40 यूथ विंग जयपुर; सुनील दत्त गोयल, को चेयरमैन PHDCI राजस्थान। सभी पैनलिस्ट का यह मानना रहा कि आने वाला समय भारत के लिए गोल्डन एरा रहेगा। हम अब कारोबार में आने वाली समस्याओं जैसे टैक्सेशन, लेबर की प्रॉब्लम्स और डिजिटलाइजेशन होने के बाद सरकार महकमे में फैली नौकरशाही से निजात पा चुके हैं। संभवत आने वाला समय औद्योगिक स्वतंत्रता को चार चांद लगाएगा। वेबिनार में उपस्थित सभी मेहमान वक्ताओं ने यूथ को मैसेज देते हुए बताया कि आने वाला विकास के कई नए अवसर खोलेगा। चलिए अब रुख करते हैं वेबिनार की तरफ। आप सभी का स्वागत है सर आज की वेबिनार में। आवाज आ रही है सर? ठीक है कुंजी जी, स्टार्ट करते हैं। हमने इस वेब सीरीज के माध्यम से, जूम वेबिनार के माध्यम से एक नॉलेज सीरीज की स्टार्टिंग बिजनेस रेमेडीज ने करी है, जिसका प्रिंट मीडिया के बाद में डिजिटल पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमारे को मिला है। हमने इंडस्ट्री के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाकर सरकार तक ले जाने का प्रयास किया है इस वेबिनार के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इससे पहले हमने कॉपीराइट और पेटेंट पे, स्टॉक मार्केट जो अपने सर्वोच्च स्तरों पे है, आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके ऊपर हमने इंडस्ट्री के कई मुद्दों पे हमने वेबिनार करी है। इतने टाइम से लॉकडाउन के बाद में जो इंडस्ट्री अभी ओपन हुई थी, इवेंट इंडस्ट्री पे भी हमने वेबिनार करी है। आज का जो मुद्दा है वो स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता के क्या है मायने। ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम लोग इतने समय से, जिसकी लड़ाई चाहे नीलेश जी हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे पंकज जी सर तो टैक्सेशन से उसको देख ही रहे होंगे, और धीरेन्द्र सर भी रेगुलर उस पर बातचीत करते रहते हैं। तो और मेरी आज की इस वेबिनार में मेरे साथ में बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर कुंजेश जी भी साथ में हैं। इस वेबिनार की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं धीरेन्द्र सर आप तक पहुंचता हूं। मैं जानना चाहता हूं सर, आज का जो मुद्दा है वो है स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता के क्या है मायने। आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं सर, अभी जो इंडस्ट्रियल जो माहौल है उसमें कितना सपोर्ट गवर्नमेंट का है सर, और अदर गवर्नमेंट जो गुजरात की गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट है उसको लेके किस तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे और होने चाहिए, इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप होनी चाहिए, बिजली की रेटों में को लेके आपका क्या मानना है, ओवरऑल व्यू एक मैं जानना चाहता हूँ। देखो पुनीत जी, बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत तो आजाद हो गया, लेकिन उद्योग आज तक भी आजाद नहीं हो पाए हैं। उद्योगों की बंदिशें आज भी उसी प्रकार लगी हुई है जैसे आजादी पे आम आदमियों को बंदिशें लगी हुई थी, चाहे वो टैक्सेशन की हो, चाहे किसी प्रकार के मजदूरों का इंश्योरेंस का मसला हो। तो सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता कि जिससे ये माना जाए कि सरकार उद्योगों को कोई राहत दे पा रही है, चाहे वो लाइट के बिल की बात हो कोरोना में, चाहे से वो किसी प्रकार के टैक्सेशन की बात हो, चाहे निःशुल्क जमीन आवंटन की बात हो। हम चाइना से अपने आप को बीट करने की सोचते हैं कि चाइना से हम कंपटीशन करेंगे। कैसे करेंगे? चाइना में कोई भी औद्योगिक इकाई, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र जब डेवलप होते हैं तो वहाँ पे निःशुल्क फैक्ट्रियों के लिए जमीन आवंटन की जाती है। प्लस अगर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको एक्सपोर्ट का 35% चाइना गवर्नमेंट उनको राहत देती है। तो भारत सरकार की ऐसी कोई नीतियां नहीं है, और जो नीतियां हैं वो भी इतनी जटिल प्रक्रिया में है कि उद्योगपति और औद्योगिक घराने उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और खासकर अगर औद्योगिक घराने और बड़े उद्योगपति ले भी लेते हैं तो MSME वाले इकाई वाले उसका कोई लाभ नहीं ले पाते।
तो इसमें सरकार को जो ये अपनी नीतियां हैं और जटिल प्रक्रिया है उसको आसान करना चाहिए और सीधा लाभ, बिना ज्यादा प्रक्रिया के सीधा लाभ एमएसएमई को दिया जाना चाहिए। तो एमएसएमई एक भारत के औद्योगिक घरानों की रीढ़ की हड्डी है, तो एमएसएमई को लाभ देकर ऐसा कोई सरकार प्रयत्न करे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। वीरेंद्र जी, मोदी गवर्नमेंट से पहले तक हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं वन रूफ सॉल्यूशन की, इंडस्ट्री को वन रूफ सॉल्यूशन मिले, क्या मिल चुका है? जी, मैं इस बात से अभी तक पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, 20 लाख करोड़ की राहत दे दी, लेकिन वो आज तक भी वो राहत किस प्रक्रिया में, किस व्यापारी को कैसे मिली है या मिलेगी, उसका कोई एक मतलब मैकेनिज्म नहीं है कि 20 लाख करोड़ की राहत कैसे दी गई है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें मैं मोदी सरकार को भी असफल मानता हूँ। नीलेश जी, मैं आप तक पहुंचता हूँ। आज का जो मुद्दा है सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं और स्वागत है सर आपका बहुत बहुत आज के इस वेबिनार में। स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता के क्या है मायने, क्या व्यू है सर आपका, क्या सोच रखते हैं और आप किस तरह से आगे इंडस्ट्री रन करती हुई देख रहे हैं आप, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आगे बुलिश होगा आपके हिसाब से? धन्यवाद पुनीत जी, आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सर, भारत को आजाद हुए करीब करीब 75 साल हो गए और आज हमारी पोजीशन ये है कि हम इस पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि और हमें सोचना पड़ रहा है कि उद्योगों के लिए आजादी के क्या मायने हैं। अगर वास्तव में उद्योगों को आजादी मिल गई होती तो आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते। वास्तव में बहुत ज्यादा बंदिशों में घिरे हैं और बहुत ताजा एग्जाम्पल इसके ये हैं कि इतने बड़े महामारी के बाद में पिछले कोरोना काल के पहले चरण के अंदर सरकार ने टीसीएस जैसी बंदिशें हम पर लगाई। उसके बाद सेकंड जो फेज आया इसके अंदर उन्होंने टीडीएस लगाया और उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी। टीसीएस इतने लाख का टर्नओवर होना चाहिए, इतने करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तो वो टीसीएस लगाएगा, जो टीसीएस लगाएगा वो टीडीएस नहीं लगाएगा। मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि आज इतने महामारी के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होनी चाहिए उसके अंदर आपने हमें टीसीएस और टीडीएस में उलझा के रख दिया। फिर बात करते हैं आज पेट्रोल डीजल की। आज पेट्रोल डीजल आज कहाँ हैं, आज कहाँ स्वतंत्र हैं? जब डीजल कच्चे तेल का भाव $150 पे चल रहा था, करते करते वो $30 पे आया, एक बार तो जीरो भी आ गया था। तो भारत सरकार अपने सारे भंडारण भरे, एक्साइज की लिमिट बढ़ाती गई। आज एक्साइज इतनी घट गई है, दाम इतने घट गए हैं, लेकिन एक्साइज घटाने के लिए सरकार ने मना कर दिया है। आज पेट्रोल डीजल का दामों का, रॉ मटेरियल पे, महंगाई पे किस कदर असर आ रहा है आप देखें। कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि आज 70 साल में इतना इजी होना चाहिए हर चीज को। आज भारत सरकार अपना फायदा लेती है, राजस्थान सरकार, वही बात है, अगर एक घर के अंदर पिताजी अगर गलत काम करेंगे तो बच्चे उनको देख के आगे से आगे। आज भारत सरकार को देख रहे हैं तो राजस्थान सरकार भी बिजली में पैसे हाईएस्ट वसूल रही है। अब किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें? आज हम व्यापारी हैं, कोई सड़क पे तो है नहीं, हम उतर नहीं सकते, हम पटरियां नहीं उखाड़ सकते, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसका नाजायज फायदा सरकारें उठा रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार। नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पंकज जी वैसा भी यहीं पे है, जीएसटी को लेके कितना रिजोल्यूशन हो चुका है? अभी भी आप कितना फेस करते आ रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, और आपकी खुद की इंडस्ट्री में आपने सोलर प्लांट लगा रखा है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कितनी रियायत बिजली की दरों में, क्या आरओआई निकल पाता है, नहीं निकल पाता? बिजली का बोझ अभी भी झेल रही है इंडस्ट्री, क्या किस स्तर तक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? देखिए, जहां तक रेटों की बात है, डेफिनेटली कुछ राज्यों से हमारी रेट ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम सुविधा को देखेंगे या अनइंटरप्ट जो सप्लाई मिल रही है, मेरे ख्याल से राजस्थान शायद नंबर 1 होगा। जिस कदर से हमें इंडस्ट्री में अनइंटरप्ट सप्लाई मिल रही है, वो फर्क नहीं पड़ता, ₹1 ₹1.5 ऊपर नीचे अगर मिल रहा है। हाँ, सोलर नीति के अंदर जो नेट मीटरिंग बंद करने वाले हैं, जो मार्च में हो रही थी या सितंबर की बात कर रहे हैं या अगले मार्च से कर रहे हैं, ये गलत है। सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर नेट मीटरिंग बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग
आदमी कम करने लगेगा या नहीं करने लगेगा, तो डेफिनेटली उससे रोजगार कम होंगे, जितने पैनल्स हैं वो कम बिकेंगे, जीएसटी पर असर पड़ेगा। तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बिजली उसको 2 रुपए या 4 रुपए में मिल रही है। इंडस्ट्री अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है सोलर पे तो उसको करने देना चाहिए और नेट मीटरिंग को रेगुलर अलाउ करना चाहिए। ओके। और जीएसटी को लेके जो मैंने आपसे बात करी, सर जीएसटी मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है, बहुत अच्छी, अगर ये लागू हो जाता तरीके से। आज मेरे ख्याल से पंकज जिया साहब बैठे हैं, उनके सामने तो कुछ भी जीएसटी कर के संबंधित बोलना बेकार है। देखो हमारा कोई नॉलेज नहीं है इतनी, लेकिन मेरे ख्याल से 500 550 अमेंडमेंट उसमें रेगुलर बेसिस पे होते आए हैं। तो कुछ जिया साहब जैसे या देश भर में जितने बड़े एक्सपर्ट हैं, इन लोगों को बैठा के तैयारी करके इसको लागू किया जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। एज ए बिजनेसमैन सर, क्या मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अभी भी जीएसटी को लेके? नहीं सर, मेजर मुझे नहीं लगता कोई जीएसटी में कोई मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है और टाइम टू टाइम सब चीजें रिकंसाइल हो रही हैं। और बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अब सीए ही हैंडल करते हैं, मेरे तक पहुंचती नहीं है, सीरियसली बातें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके प्रेजेंट गवर्नमेंट की सोच को लेके क्या व्यू है सर आपका? सर प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे पॉजिटिव है, बुलिश है। प्रसादी लाल जी से हमारी 3-4 मीटिंग हुई है लगातार। अभी पीछे हफ्ते भी वो सीतापुरा आए थे, जो सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो मुहिम छेड़ी है वो उसका उद्घाटन सीतापुरा से ही किया था। सरकार वन शॉप एक्ट लेके आ रही है, जो पहले सिंगल विंडो सिस्टम होता था उसकी जगह वन शॉप एक्ट आ रहा है। उसका सेंट्रली ऑफिस बन रहा है उद्योग भवन में, जो आपका ऑफिस था डीआईसी का ऑफिस शिफ्ट कर दिया है 22 गोदाम। और उस वन शॉप एक्ट जितने डिपार्टमेंट है सारे, उनके बड़े बड़े अधिकारी चेयरमैन लेवल के या वो सब जो हैं वो नए ऑफिस में बैठेंगे। और सरकार की ये मंशा है जितनी भी सिंगल विंडो में परेशानी आ रही थी उसको दूर करके वन शॉप एक्ट वाला जो नया नियम चालू कर रहे हैं उसके अंदर वो सारी परेशानियां खत्म हो। सरकार बहुत बुलिश है, हर तरह से जो भी मुद्दा देते हैं उस पर वो प्रैक्टिकली बात करते हैं और उसको निवारण की कोशिश करते हैं। थैंक यू सुनील जी, मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा और स्टार्टिंग उसी पॉइंट से करना चाहूंगा जो आज का हमारा मुद्दा है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता के क्या है मायने। आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं सर स्थिति को, और आगे आने वाला समय, वही मैंने नीलेश जी सर से ही पूछा था कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बुलिश होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट आगे करना उचित रहेगा। ओवरऑल व्यू जानना चाहता हूं सर मैं। देखिए जैन साहब, अपन जब तक बात करें आजादी के बाद की, तो आजादी के बाद को मैं इसको 3 परिदृश्य में मार्केट को पूरे हिंदुस्तान को देखता हूँ। पहला वो जो आजाद भारत से लेके इंदिरा जी के टाइम तक का था, उस टाइम तो जो भी ग्रोथ थी जैसे सबने देखी है। उसके बाद राजीव जी का शासनकाल है जब टीएमटी चला, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो आज हम जो देख रहे हैं स्वरूप, वो उन्हीं की देन थी। उसके बाद आता है वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक का रूप। हमेशा जितनी भी गवर्नमेंट रही पहले, उन सबों ने इस देश के लिए एक सबसे गलत जो फैसले किए वो किए कि हर बड़ी इंडस्ट्री को पीएसयू बना दिया। और पीएसयू को चलाने वाले लोग आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या नॉन ट्रेडिंग के लोग हैं जिनको व्यापार का कोई सरोकार नहीं था। खुलेआम उनके चेयरमैन की पोस्ट बिका करती थी ऑक्शन पे। 2 साल 3 साल कोई बंदा काम करता था और वो अपनी नौकरी छोड़ निकल जाता था। उन्होंने अनडिजायरेबल लोगों को नौकरी देना शुरू किया, अनडिजायरेबल रॉ मेटेरियल खड़े कर लिए, जिसको जितना पैसा मिला वो अपने बजट में उस पैसे को डाल जाता था। उसकी वजह से जितना भी प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिट्स थी, व्यापारी और ट्रेड इंडस्ट्री, एमएसएमई, जो भी अपन उनका नाम दे, वो कभी ग्रो नहीं कर पाई। क्यों? कि जितनी भी पीएसयू थी उनको यही पता नहीं है कि रॉ मेटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह उनसे बार्गेन करना है। उनका एक बात उद्देश्य था, मैं सर्किल अपने पावर में बैठा हूँ, मुझे मेरे चेक साइन करने की अथॉरिटी है, मुझे 2 साल नौकरी करनी है, बाद का बार वाला जाने। वो जिस मर्जी रेट में रॉ मेटेरियल ले लिया करता था। उसका नतीजा जो आम व्यापारी इंडस्ट्री था, उसको रॉ मेटेरियल या तो मिलता नहीं था या उसको महंगा मिलता था। वही हालत सेल की स्थिति थी कि जब वो माल बेचेगा तो पीएसयू किसी भाव में माल बेच जाएगी, क्योंकि वो स्टॉकिंग हो चुकी। तो मेरा मानना ये है, हमेशा मैं जब भी कभी गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन देता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि व्यापार करना नहीं है। सरकार व्यापार उद्योग जगत के लिए नहीं बनी। सरकार का काम गवर्नेंस क्रिएट करना है। सरकार का काम रोजगार देना नहीं है।
सरकार का काम रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे उद्योग धंधे डेवलप हो। एक इंडस्ट्री कहीं खुलती है जंगल में भी तो वहां सैकड़ों दुकानें छोटी बड़ी खुल जाती है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री रोजगार देती है, वो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री हो। अभी कल का स्टेटमेंट होगा, कल पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट था कि हमारे जितने भी पीएसयूज में ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं उनका सिर्फ ध्यान इंपोर्ट करने में रहता है, हाउ टू इंपोर्ट मैक्सिमम और हाउ टू एक्सपोर्ट लेस। ये कल का स्टेटमेंट पीयूष गोयल जी का सारे मीडिया में आया है। मैं उनकी बात को हमेशा सरोकार करता हूँ, जब भी उनसे मिलता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि भाई साहब ये सिस्टम खत्म करो, इनको प्राइवेटाइजेशन कर दो। आप देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का उदाहरण देता हूँ, जब कंपनी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले इनके चेयरमैन थे मेहता जी। मैं दिल्ली में इंडिया इंडस्ट्रियल सेंटर में बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट मीटिंग की उद्योगपति थी, बाई चांस मेहता जी वहां आ गए, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपने मेहता चांदी तो बहुत निकलती है, कहती मुझे मेरा चांदी निकलती नहीं है। अब आप देखिए जिंक का बेसिक रॉ मटेरियल में जब आप उसका प्यूरिफिकेशन करते हो तो सबसे पहले चांदी, सोना और तांबा निकलता है। आज की डेट में हिंदुस्तान जिंक इतने रुपए की चांदी बेचती है जितने का पूरा हिंदुस्तान जिंक का पीएसयू के टाइम पर टर्नओवर नहीं था। तो पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, और मैं तो उसी को मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में अगर आजाद भारत की बात करें तो आजाद उद्योग कर दीजिएगा आप उसको। उद्योगपति को फ्री हैंड दे दिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आए हैं उन्होंने अपने नए इतिहास को रखा है। सरकार की ऐसी कोई इंडस्ट्री आज भी नहीं है जो इतिहास को रख सकती हो। सेल को देख लीजिएगा आप, 50 साल से काम कर रही है, कोल इंडिया 60 साल से काम कर रही है, कभी ये प्रॉफिट में नहीं आई। और वो जिंदल इंडस्ट्री को देखिए 2500 करोड़ रुपए एक क्वार्टर का प्रॉफिट है, यानी 10-12 हजार करोड़ रुपए साल। वो कंपनी जो सेल्स है आधी कैपेसिटी में काम कर रही है। तो ये सामने नजर आता है कि करप्शन है पीएसयू में। उस करप्शन की वजह से प्राइवेट सेक्टर, जो हम जैसे ट्रेड इंडस्ट्री के लोग जो पूरा जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स को हम लोग एंगेज करते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका हमारा चोली दामन का साथ है, हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, हम उन सबको लेकर के भी गवर्नमेंट से बीट नहीं कर पाते। उसकी वजह है कि वह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बैठा हुआ है, लाल फीताशाही है। तो जब तक उनसे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक ये आजाद उद्योग हो नहीं सकता। चाहे कितने सिंगल विंडो कर दो, डबल विंडो कर दो, ठीक है, हर सरकार प्रयास करती है अपने अपने लेवल पे, लेकिन सरकारों को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आज एक्स चीफ मिनिस्टर है तो ये पॉलिसी हो गई, कल वो चीफ मिनिस्टर चले गए, दूसरा सीएम आ गया, भले उसी पार्टी आ गया तो पॉलिसी चेंज कर लेगा, और तीसरी बार अनफॉर्चुनेटली पार्टी चेंज हो गई तो पूरी स्टेट की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस चेंज होता है पूरा, उससे नुकसान होता है, हर स्टेट को होगा, कंट्री को भी होगा। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए, मेरे तरह कहना बताया सब। बिल्कुल सुनील जी, मैं अगले क्वेश्चन के साथ वापस पहुंचता हूं आप तक। पंकज जी, भाई साहब हमारे साथ में है, और मैं 2 मिनट आज भी पंकज जी इतने सालों बाद में, नमस्कार आपको सबसे पहले। नमस्कार सर, मैं देखिए आज का जो आपका टॉपिक है बड़ा अच्छा और वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिक स्वतंत्रता। तो औद्योगिक स्वतंत्रता अगर स्वतंत्र भारत में हम देखें तो 47 में जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट के साथ साथ पॉलिसीज चेंज होती गई हैं, और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिसीज लिबरल हो गई है और प्रो इंडस्ट्री हो गई है, प्रो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। आज हम अगर मोदी जी का नारा देखते हैं मेक इन इंडिया, अब वो मेक इन इंडिया कितना फायदेमंद नारा है और कितने बेनिफिट दिए जा रहे हैं ये तो देखने की बात है। लेकिन ये फैक्ट है कि आज कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको चाहे इंसेंटिव स्कीम्स होती है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम्स होती हैं, या अगर आप बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। कई बार अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ये पाते हैं कि इनवाइट जो भेजा जा रहा है वो बड़ी इंडस्ट्रीज को भेजा जा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको तो बेनिफिट दिया जाता है, उसको स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, कस्टम पैकेज दिए जाते हैं,
लेकिन अगर कोई पुरानी इंडस्ट्री चल रही है तो उसको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं दिए जाते। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चर फ्रेंडली होता जा रहा है। लेबर कोड में भी परिवर्तन हुआ, लेबर लॉज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कम रिजिड होते जा रहे हैं। टैक्सेशन की बात करें, क्योंकि मैं टैक्सेशन मेरा फील्ड है, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय लॉज इतने स्ट्रिक्ट थे, 97% इनकम टैक्स होता था, कितना हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते थे और एक इंडस्ट्री पे कितनी कॉम्प्लायंसेस होती थी, इंस्पेक्टर राज होता था। आज एक हम टैक्सेशन की बात करें तो इंडस्ट्री में दो तरीके के टैक्सेशन रह गए, या तो इनकम टैक्स लगता है या जीएसटी लगता है। कॉम्प्लायंस की बात करी, अभी नीलेश भाई ने आपको एक बहुत अच्छी बात करी कि जीएसटी आया, 500 अमेंडमेंट हुए, लेकिन 500 अमेंडमेंट के बाद इनका दूसरा सेंटेंस बहुत अच्छा था कि आज जीएसटी में कोई कॉम्प्लिकेशन हमको दिखता नहीं है, ज्यादातर कॉम्प्लायंस इनकी जो कॉम्प्लायंस टीम है वो कर लेती है, इनके पास तक मैटर नहीं पहुंचता। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और आप ये मानकर चलो कोई भी पॉलिसी होती है तो उसमें कंटिन्यूअस अपडेशन तो चाहिए, वरना अगर अपडेशन नहीं करेंगे तो जो पॉलिसी है वो एक तरीके से डोसाइल हो जाएगी, एक तरीके से रिडंडेंट हो जाएगी और वो प्रॉब्लम करने लगेगी। तो टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं और धीरे धीरे हमने देखा जीएसटी लगा था, गलत लगा था, बहुत फास्ट तरीके से लगा था, उस समय बहुत इनिशियल प्रॉब्लम थी। आज आप देख रहे हो जैसे इनकम टैक्स का नया पोर्टल चालू हुआ है, उस पोर्टल में इतनी प्रॉब्लम है कि आदमी रिटर्न फाइल करे, और अगर मैं टैक्स जमा कराना चाहूं, आज मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए मैं टैक्स जमा कराना चाहूं तो हो सकता है पुनीत जी के खाते में चला जाए वो टैक्स, और पुनीत जी जमा कराना चाहें तो वो नीलेश जी के में चला जाए, सुनील जी के में चला जाए। तो वो चीज, जब भी कोई चीज है, हमारे यहाँ क्या है कि हम परफेक्शन के आदि कम है। परफेक्शन हम थोड़े दिनों बाद लाते हैं कि एक साल हिट एंड ट्राई करते हैं, एक साल बाद हमारा प्रोडक्शन परफेक्ट आ जाता है। तो एक जनरल परसेप्शन है, कोई नया इंडस्ट्री नया प्रोडक्ट ला रही है, कार मैन्युफैक्चरर नई कार ला रहा है, तो हमारे दोस्त भी आज ये कहते हैं कि भाई इसको 6 महीने कार को चलने दो, 6 महीने बाद इस कार को खरीदना, क्योंकि जो भी इसके डिफेक्ट है वो इंडस्ट्री को भी मालूम पड़ जाएंगे और वो सही कर देगी। लेकिन आज आप कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एक नेगेटिव लिस्ट है, उसके अलावा किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी आइटम प्लांट एंड मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको उनके जो भी टैक्सेशन है उनका क्रेडिट मिलता है, और आपको मार्केटिंग में कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं। तो अगर कोई बढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, नई इंडस्ट्री लगानी है उसको इंसेंटिव देती है, नई इंडस्ट्री लगानी है उसको आपको लैंड वगैरह कंसेशनल रेट पे, और हर स्टेट फाइट कर रही है आजकल। तो अगर आप ये देखेंगे तो स्वतंत्र भारत में अगर हम इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो काफी तेजी से बढ़ा इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जितना इजी आप बता रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी इतना ही इजी वो वर्क करने देती है? वो पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, देखो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा और रहा है। आज डिसरप्टिव प्रैक्टिस रही है, हमने देखा। अगर आप डायरेक्ट एग्जांपल सुनना चाहते हो तो एक समय भारत में 14 टेलीकॉम कंपनीज थी, आज कुल मिला के 2 रह गई और वोडाफोन आधा है, तो 2.5 टेलीकॉम कंपनीज रह गई। वो आधी टेलीकॉम कंपनी कभी भी कलप्स हो सकती है, तो 2 जने रह जाएंगे, 2 जने रहेंगे तो मोनोपोली रहेगी। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कुछ ही क्लास के लिए है। हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का आज के डिजिटल युग में इंटरफेरेंस है, लेकिन साथ के साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस आ गई, इंडस्ट्रियल बॉडीज आ गई जो बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, मैं ये कहता हूं, और वो कोई भी गलत काम होने से रोकने के लिए अपने रिप्रेजेंटेशंस, अपने एसोसिएशंस के द्वारा उनको प्रेजेंट करना और उसको विरोध करना, वो भी करना आ गया। ये आज से पहले हमने बहुत कम देखा था। पहले बड़ी बड़ी बॉडीज होती थी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही रिप्रेजेंट करती थी। आज हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन चालू हुआ है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया का या हर इंडस्ट्री बेस्ड एसोसिएशन भी
चालू हो गई है, वो अपनी प्रॉब्लम पुटअप करती है और ब्यूरोक्रेट को भी उसको सुनना पड़ता है। आप ये सोचो कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो तो ऐसा है कि जैसे चांद पर हम चले जाएंगे और चांद पर एक कॉलोनी बसा लेंगे, तो उस उम्मीद में तो हमको दुनिया में रहना पड़ेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कितनी कम हो सकती है और कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको ये देखना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है। नेगेटिव, हम पास्ट को देखेंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नई चीज करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई रोक टोक नहीं है, आपको बेनिफिट है। अब कहीं पे पेट्रोल महंगा है, कहीं पे डीजल महंगा है, कहीं पे बिजली महंगी है, कहीं पे लैंड महंगी है, कहीं पे लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये इश्यूज हमेशा रहेंगे, ये इश्यूज एरिया स्पेसिफिक है। आपको राजस्थान में महंगा मिल रहा है तो आप हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में महंगा मिल रहा है तो पंजाब चले जाओ, पंजाब में डिस्टर्बेंस है या पंजाब में और कोई इश्यूज है तो आप और कोई यूपी में चले जाओ। बट हर जगह कोई ना कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहेगी। राजस्थान में बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन और अदर बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं। राजस्थान में प्रॉक्सिमिटी है, हमारे यहाँ शांति है, लेबर भी मिल जाती है, कोई पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं, वो हमेशा चलेंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा ये मानता हूँ, हिंदुस्तान अब बढ़ने की स्टेज पे आया है और हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बढ़ना चाहेंगे धीरे धीरे, चाहे टैक्सेशन पॉलिसी हो। आप ये देखना, मैं बताता हूं आपको, मैं टैक्स को डील करता हूं, 2 साल में हर चीज ऑटोमेट हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगा, आपका रिटर्न डिजिटल हो जाएगा, इनवॉइसिंग डिजिटल हो जाएगी। शुरू में हर चीज में तकलीफ आती है। एक एग्जांपल, कई बार मैं लेक्चर देने जाता हूं, जब आप नया मकान बनवाते हो तो 1 साल, कई बार कहते हैं कि किसी को किसी से दुश्मनी निकलवानी हो तो उसको कह दो कि अपना मकान बनाना चालू कर दे, इतना परेशान हो जाएगा। लेकिन मकान बनने के बाद उसमें जो रहने का सुकून मिलता है, वो सुकून अलग ही होता है और उसका आनंद अलग ही होता है। तो वही चीज है, हम जब इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, कुछ चीजें होती हैं, उन सबको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। बट आप ये मानकर चलिए कि आने वाला टाइम स्वतंत्र भारत में मेरे ख्याल से अब गोल्डन एरा चालू हो रहा है, जहाँ पे टैक्सेशन वगैरह सब सेटल्ड है, हमको मालूम है किस पे टैक्स लगना है, किस पे टैक्स नहीं लगना। अगर हम स्ट्रेट बिजनेस करना चाहते हैं, पॉजिटिव बिजनेस करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी से बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार किसी की भी हो, सुनील भाई ने एक बहुत बड़ी पॉइंट कही थी कि सरकार चेंज हो जाती है स्टेट में और पॉलिसी चेंज हो जाती है, बट धीरे धीरे वो चीजें भी अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, पॉलिसी किसी की भी हो, आज स्टेट की जरूरत है कि उसके यहाँ इंडस्ट्री आए और उसके यहाँ इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे। अगर इंडस्ट्री फेल होती है तो स्टेट फेल हो जाएगी, ये आप मानकर चलिए। इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूं और मैं ये मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ नहीं सकती। वेल सेड सर, और बहुत बड़ी बात आपने कही कि गोल्डन एरा चालू होने वाला है और जितने भी न्यू बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अब बिजनेस में आ रहे होंगे, उनको ये बात अगर वो सुन रहे होंगे तो वाकई में बहुत पॉजिटिव बात है। हमारे सीनियर एडिटर कुंजेश जी से मैं चाहता हूं कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। कुंजेश जी। सभी पैनलिस्ट का मेरा नमस्कार। सर, मैं सुनील जी से मेरा उम्मीद रखती है कि इंडिया में अभी भी नए उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई फॉर्मेलिटीज है जो कि छोटे और मझोले उद्योग धंधे लगाने वालों के लिए करने पड़ते हैं। ऐसे स्थिति में स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी कई उद्योग धंधे इसलिए नहीं चालू हो सके कि इनको फॉर्मेलिटी, कानून की जकड़ में रहना पड़ता है। क्या ऐसी स्थिति में कानूनों को सरलीकरण नहीं किया जाए? क्या ऐसी स्थिति में सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए ताकि इनको निश्चित समय पर वो पूरा कर लें और आसानी से अपने उद्योग धंधे लगाएं? क्या कहना है सर आपका? ये कुंजय जी, जहाँ तक अब पिछले 5-7 सालों की बात है, जब से उद्योग आधार ये उद्यम, ये जो कार्ड ऑनलाइन बनना शुरू हुए हैं, उसी कंप्लीट कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो पूरा ऑनलाइन हो चुका, जीएसटी भी आ गया, सिंगल विंडो हर स्टेट के अपने अलग अलग तरीके से काम कर रही है।
जहां तक मेरा मानना है कि अब ऐसी कोई इंडस्ट्री में इतनी बड़ी तकलीफें नहीं है जो हम आज से 10-15 साल पहले प्रिज्यूम किया कर या फेस किया करते थे। और जैसे जैसे दिन ब दिन गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ा फायदा इन दोनों ये चल रहा है, जैसा भी नीलेश जी ने बोला कि जीएसटी में लगभग 500 अमेंडमेंट आ चुके, तो इसका पॉजिटिव नोट ये है कि आप ये देखिए कि सरकार हर रोज जो भी वो तकलीफ ट्रेड इंडस्ट्री या प्रोफेशनल बॉडी सरकार को भेजती है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेकर उस प्रॉब्लम को रिमूव कर रही है। तो आज की डेट में नई इंडस्ट्री लगाना उतना तकलीफ देने वाला काम नहीं है। सबके पास आज बहुत अच्छा डेटा जीएसटी की वजह से भी आज अवेलेबल हो गया कि कौन सी स्टेट किस चीज का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है और किस स्टेट में क्या चीज की कंजम्पशन ज्यादा है। जीएसटी लाने का जो बहुत बड़ी कोर जो माइंड था गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट में इंसेप्शन हुआ होगा और एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि मैं भी खुद 5 साल जीएसटी का अलग अलग कमेटी मेंबर रहा हूँ, गवर्नमेंट से मेरा काफी इंटरेक्शन रहा है, तो उनको जीएसटी लाने के पीछे 2-3 मूलभूत उनकी आवश्यकता थी। ये मालूम पड़े कि कौन सा रॉ मटेरियल किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह तो पैदा होता है और उसका रॉ मटेरियल का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, उसका कंजम्पशन स्टेट कहाँ पर है। ये आज जीएसटी के माध्यम से सरकार को मालूम होने लगा है और उसका फायदा अगले साल 2 साल में ये हो जाएगा कि आम ट्रेड इंडस्ट्री को जो जीएसटी का पूरा डेटा पोर्टल अवेलेबल होगा कि उसको ये मालूम है कि मेरे को अगर फला आइटम की इंडस्ट्री लगानी है, उसका रॉ मटेरियल मेरे को ये चाहिए, तो कौन सी स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो अवेलेबल है। और हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट आजकल काफी डेवलप हो चुकी है, डिजिटाइजेशन काफी हो गया है, उससे बहुत चीजें मालूम पड़ जाती है अपने को कि हमें कौन सा काम कैसे किस प्रोसेस से करना है। और लगभग हर डिपार्टमेंट आज ऑनलाइन है, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लो, इंफॉर्मेशन के जवाब भी सरकार से आ जाते हैं। अगर हम कोई क्वारी अगर सरकार को रेज करते हैं, बशर्ते हमारी क्वारी बड़ी स्पेसिफिक हो, बहुत लेंथी नहीं, कुछ सरकार में पढ़ने टाइम किसी को नहीं है, तो हम लोग अगर क्रिस्प क्वारी भेजते हैं या क्रिस्प सजेशन सरकार को भेजते हैं तो सरकार सुनती जरूर है। और अभी तक की जितनी पॉलिसीज है उसमें मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि सरकार की मंशा खाली बड़े उद्योगों को या बड़े औद्योगिक घरानों को ही डेवलप करने की हो। अगर ऐसा होता तो जीएसटी में जितने सुधार इन्होंने किए और जो एमएसएमई का लेवल पहले 5 करोड़ से उठाकर 250 करोड़ किया, ये अपना में बहुत बड़ी बात है। आज जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कल मेरी कहीं सेमिनार बात हो रही कि साहब पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या स्यापा लोगों ने वहां किए। मैं जैन साहब खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ, 4 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मात्र 1.5 लाख रुपए का था। उसके बाद जो टैक्स लगता था वो 30 से 40% लगता था। आज वो डिडक्शन बढ़ के 5 लाख हो चुका। वो खाली इसी गवर्नमेंट में हिम्मत थी इतना बड़ा और जोखिम लेने की। उससे पहले सरकार ये मानती कि करदाता चोर है, करदाता ईमानदार नहीं है। आज सरकार के पास ये भावना है कि मेरा करदाता, मेरा व्यापारी ईमानदार है, मैं अपने व्यापारी को अगर मैं सपोर्ट करूंगी तो मेरा व्यापारी मुझे दुगना रेवेन्यू देगा। और जीएसटी में व्यापारी ने पूरा सक्षमता से ये साबित किया है कि ट्रेड इंडस्ट्री वाले प्यार और सम्मान के भूखे हैं, वो कोई जबरदस्ती गलत काम करने के आदी नहीं है। क्योंकि सिस्टम में करप्शन था, इसलिए ट्रेड इंडस्ट्रीज की मजबूरियां थी उस सिस्टम को फॉलो करना, उसकी वजह से वो गलतियां होती थी। ना चाहते भी मजबूरी वो गलती करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे स्मूथ हुआ है, आप देखिए रेवेन्यू बढ़ाई ना सरकार। आज हमको हर महीने की 3 तारीख को मालूम पड़ जाता है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन इतना लाख रुपए का है, इतने करोड़ रुपए का है। हर महीने की 2 तारीख को मालूम पड़ता है कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की सेल कितनी हो गई। कितनी बड़ी बात है जो पिछले 5 साल पहले कभी देखने को नहीं मिलती। तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल जिस हिसाब से बढ़ा है 5 साल में, उसमें डिजिटाइजेशन का और ट्रांसपेरेंसी का योगदान यही है कि सरकार और ट्रेड इंडस्ट्री की जो समस्याएं आपस में जो रोज एक्सचेंज हो रही है, शेयरिंग हो रही है, उससे उनको बल मिलता है। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 3-4 दिन सीआईआई की मीटिंग में, वहां ऐसे ऐसे मुद्दे उनसे डिस्कस हुए कि मेरे ख्याल से मैं समझता हूं अगले 1 महीने में सारे इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। वो पहले सरकारें सुनती नहीं थी, अब सरकार को समझ में आया है कि प्रोफेशनल्स को, ट्रेड इंडस्ट्री को सुनो, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे तो ही देश का भला होगा। और देश का भला सिर्फ ट्रेड इंडस्ट्री कर सकती है, सरकार में बैठा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अंकुश लगाने का तरीका सिर्फ एक है कि डिजिटाइजेशन कर दो। क्यों कि एजुकेशन कंट्रोल क्राइम एंड डिजिटल कंट्रोल करप्शन।
तो जहां जहां ऑनलाइन सिस्टम हो गया, जहां जहां मैन टू मैन आपकी हैंडलिंग कम हो जाएगी, फेस टू फेस आपका मिलना कम हो जाएगा, वहां अपने आप आपकी ऑनेस्टी होना मजबूरी से हो जाएगी। तो ये एक नया डेवलपमेंट है सारी इंडस्ट्री के लिए। अब इंडिया में मेक इन इंडिया का पीएम ने जो किया है, घोषणा की थी कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर बना देंगे हम 1 साल में, तो मेक इन इंडिया की और क्या कदम अभी इस और बढ़ पा रहा है सर? इंडस्ट्री या कुछ अपना जो अपन करते थे चाइना से तुलना करते थे, क्या अपन आने वाले समय में ऐसा कुछ कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे सर। देखिए आज की डेट में सरकार हर हाल में जो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम आई, इंसेंटिव पीएलआई, उसमें सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो भी कंपनी इंडिया में मटेरियल बनाने की कैपेसिटी से लोअर कैपेसिटी पे चल रही है, अगर मान लो उसकी कैपेसिटी बिलियन पीसेस ईयरली है और बना रहा है वो मान लो 1 मिलियन 2 मिलियन, तो उसकी प्रॉब्लम कहते हैं चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, सरकार ने उसको पीएलआई से जोड़ दिया। इस वक्त सरकार का पूरा फोकस है कि चाइना से या किसी और भी कंट्री से हम लोग अपना इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और वो हमें नजर आ रहा है सब। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे सामान है जो चाइना से इंपोर्ट होना काफी कम भी हुआ है। आप एलईडी बल्ब का ले लीजिएगा, आज इंडिया में क्या कैपेसिटी आ गई आप देख लीजिएगा। एक्सटीएल एक कंपनी है जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और इंडिया की कंपनी, इंडिया में प्लांट है उसका, और एलईडी में वर्ल्ड की 5th नंबर कंपनी है, बना रही है। अब आप देखना अभी डिपार्टमेंट चेंज हुए, मिनिस्ट्री बने, अब पूरा फोकस जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पड़ेगा। मैं भी डेटा पढ़ा, चूंकि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेड करता हूँ, हम लोग 135 करोड़ की आबादी में टोटल वर्ल्ड का 50% कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? मात्र 3 से 4%। यानी बाकी कॉटन कहाँ जा रहा है? वो बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री का पूरे वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल में 10% से ऊपर का योगदान है। तो अभी जब पीयूष गोयल जी को मंत्रालय दिया तो मेरी उनके किसी सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उनका पूरा फोकस अब ये है कि किसी भी तरीके से इंडिया में जो भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया में ही प्रोसेस हो, इंडिया में ही बने और इंडिया से ही वो एक्सपोर्ट हो। तो बड़ी बात है कि सरकार का फोकस तो आया ना। अब आप रेलवे के ऊपर देखिएगा, रेलवे कितनी स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। किसी को रेलवे का ध्यान था ही नहीं कभी कि रेलवे इतना बड़ा डेवलपमेंट करेगी। मेजर सामान आज इंडिया में बनने लग गए। भारत में ताज्जुब होगा कि रेलवे में जो ब्रेक लगता है वो ब्रेक बनाने वाली जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है एबीबी, एशिया ब्रॉन बाउरी, और उसके बाद दूसरी कंपनी भोपाल में है, और वो पिछले 40 साल से रेलवे को ब्रेक दे रही है बना करके। तो कई बात है भोपाल जैसे शहर में इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे इंडियन रेलवे को सप्लाई कर रही है, उस पूरी फैमिली का टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए का है। वो पूरी फैमिली रेलवे का सामान बनाती है, इक्विपमेंट जितनी माइका, लैमिनेशन, बिजली, शीशे, जमाने भर के सामान जो है डीपीआर बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग सिस्टम को, ये सारे बन रहे हैं। उनको पीएलआई का फायदा मिलना शुरू हो रहा है और स्पीडली अपने सारी कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो सरकार के जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा इमीडिएट तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन टाइम लगता है, मिलेगा, और हम लोग बिल्कुल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे खत्म कर देंगे उसको। ये तो जरूर है कि आने वाले 3, 4, 5 सालों में हम लोग इंपोर्ट का जो हमारी डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी। सुनील जी, मेरा कहने का मतलब है कि आज भारत में जो है औद्योगिक विकास का प्रारंभ 1854 में मुंबई में आधुनिक वस्त्र की वस्त्र जो अपने कॉटन आपने कहा कारखाने से ही हुआ, लेकिन आज कॉटन का जो आपने अब जिक्र किया वो अब उस तरह मतलब विकास में सूती वस्त्र का काफी योगदान था, लेकिन अब स्थिति वो नहीं रही है जो पूर्व में थी। इसका क्या कारण समझते हैं सर आप? देखिए, पहले जितनी भी कॉटन यार्न प्रोसेस की इंडस्ट्री थी, मैं कुछ नेताओं का नाम डिस्क्लोज कर अच्छा नहीं लगता नाम बोलने, बाकी आप खुद जानते हो कि जिस जमाने में आज से 40 साल पहले कॉटन टेक्सटाइल कितने बड़े बड़े प्लांट से स्ट्राइक हुई है और निकल के बाहर आ गए और तक पहुंच गए, कम्युनिस्ट का झंडा लग जाता था। आज वो चीजें खत्म हो गई है। उसकी कॉटन हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर इंडिया में उसका रॉ मटेरियल है तो उसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा। और अभी मोटे तौर पर सर ये भी मान लो कि लेबर को भी समझ में आ गया है
कि झगड़ा, लड़ाई, स्ट्राइक करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा ऐसा मानना, हालांकि प्रॉब्लम सब जगह होती है, कम ज्यादा, और वो स्टेट लेवल पे भी डिपेंडेंसी है। तो अपने राजस्थान में और नॉर्थ इंडिया में काफी स्टेट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अपन मान लो वेस्ट की बात करें तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो जो आप सीन बता रहे हो नामों में जाता ना, आप समझ सकते हो, वो चीजें खत्म हो गई है। ना वैसे वो उद्योगपति है, ना वैसे वो लेबर लॉ है, वो भी काफी स्मूथ हो गए हैं। और अगर लेबर को क्राइम भी कर लेते तो उसको सजा भी मिल जाती है। तो वो जमाना में नहीं है कि पहले कोई भी सरपंच होता और लेबर का सपोर्ट करना शुरू कर देता, वो चीजें भी नहीं है। तो वो सब चीजें कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे, और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को बहुत बड़े बूस्ट की शुरुआत हो चुकी है इस दौर में। हमें इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमारा आने वाला टाइम जो है इंडिया का, वो बिल्कुल जैसा पंकज भाई बोल रहे गोल्डन डे है, वो गोल्डन डे है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो बेहतरीन है वो, क्योंकि हमारे रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं सरकार के, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। नंबर ऑफ असेसी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बैंक्स कम हुई है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, अपने डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। आज की डेट में स्टॉक मार्केट में 10,000 करोड़ रुपया नया रोज आ रहा है, तो पैसा आ रहा है। और स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है तो पैसा एक नंबर में ही आएगा, 2 नंबर का सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हर महीने हमारी 20 वर्किंग डे होती है तो 2 लाख करोड़ रुपया नया इन्फ्यूज हो रहा है, पुराने रोटेशन के अलावा भी। तो ये अपने आप में इकोनॉमी की ग्रोथ और पब्लिक की मेंटालिटी को, पब्लिक की सोच को बताता है कि वो सरकार के साथ चल रहा है। और ये बात बता दूं आपको कुंजेश जी कि जो भी आदमी राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में सहयोग करेगा, उसको ये सरकार पूरा सहयोग करेगी। जिनको गलत तरीके से पैसा कमाना था, जिनको चोरियां करनी थी, वो जमाने खत्म हो चुके। उनको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला है, उनको शामिल हो जाना चाहिए। ये उनके भी हित में है, उनकी नई पीढ़ी के हित में भी है, और उनके देश और परिवार के हित में भी है। सर, मैं अब धीरेन्द्र जी से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि वो यूथ 40 से जुड़े हुए हैं और युवा आज से भविष्य है, और युवाओं को आगे आकर अपना काम करना है और भविष्य को बनाना है। तो धीरेन्द्र जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपकी म्यूट है अभी। सर अनम्यूट करना। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन आपने सुना सर? जी सर, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए सर। आप यूथ विंग की 40 के प्रेसिडेंट है जी, और इंडस्ट्री में आपका अच्छा रुतबा है यूथ विंग में जी, और इसको लेकर आज यूथ आगे बढ़े। अपनी स्वतंत्रता को 75 साल से ज्यादा हो गए, और यूथ क्यों नहीं आगे आ पा रहा, नए नए कारखाने लगा रहा, क्यों नहीं अपने देश को आत्मनिर्भर की ओर कर पा रहे हैं अपन? क्या कारण है, क्या ऐसा कि अपन आत्मनिर्भर नहीं कर पा रहे? जी सर, कुंजेश जी, इसमें मेरा जो एक व्यक्तिगत मानना है कि सरकारें अपने आंकड़े पूरे करने के लिए एमएसएमई दे देती हैं, या एमएसएमई के जो आंकड़े होते हैं वो पूरा कर ले। आज तक कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्टअप सरकार के भरोसे सफल नहीं हुआ। चाहे वो अगर सफल हुआ है तो या तो वो उसकी मेहनत थी या उसका सपोर्ट था, वो आउटर था। सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई आयोग नहीं है। चाहे हम बात करते हैं ओलंपिक में पदक लाने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले या सिल्वर मेडल लाने वाले, उनको भी सरकार बाद में तो करोड़ों रुपए दे देगी, लेकिन उसके पहले विदेशों की तरह या जो भी सफल कंट्रियां हैं उनकी तरह ऐसे खेलों में सिर्फ दिखावे के हैं। अगर कोई आदमी गोल्ड मेडल ला रहा है तो वो अपनी काबिलियत से या अपने सिस्टम से या अपनी कोचिंग के भरोसे ला रहा है। उसी तरह कोई भी स्टार्टअप अगर सफल हो रहा है तो या अपने सोर्स से सफल हो रहा है या अपनी इंटेलिजेंसी से सफल हो रहा है। सरकार का प्रैक्टिकली ऐसा कोई सहयोग नहीं है कि साहब कोई भी स्टार्टअप आए, हमें कोई प्लान बताए। सरकार का कम से कम एक डिपार्टमेंट उद्योग विभाग में ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप के लिए नए आइडियाज की एक EOI रखे, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट रखे, कि किसी के पास कोई नए बिजनेस आइडिया है स्टार्टअप, तो वो सरकार के फला प्रतिनिधि को, फला कमेटी को आके बताए। हाँ। जी
तो और उसमें वो एक कमेटी हो जो ये डिसाइड कर पाए कि साहब इस आदमी का आइडिया ठीक है, इसको हम इस तौर पे ये सहयोग करेंगे। अगर सरकार का इस तरह का सहयोग होगा तो मेरा मानना है कि भारत का स्टार्टअप भारत में ही रहेगा और वो विदेशों में नहीं जाएगा। भारत की इंटेलिजेंसी भारत में रहेगी, विदेशों में नहीं जाएगी। और अगर भारत का पूरा जो स्किल है वो भारत में रह गया तो भारत को विश्व गुरु विकसित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा सरकार को यही सुझाव है, मैं कई बार बार सुझाव देता रहता हूँ। अभी माननीय अनुराग ठाकुर जी को भी मैंने एक पत्र लिख के और व्यक्तिगत मिलके आपको मैंने डिटेल भी भेजी थी। मैंने व्यक्तिगत निवेदन उनसे ये किया था, सर भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई, चाहे वो खेल हो चाहे वो उद्योग धंधे हो, स्टार्टअप जो यूथ आ रहा है वो या तो माँ बाप या फैमिली के भरोसे या ऐसे आ रहा है। अगर जो जिनकी फैमिली कमजोर है, जिनके माँ बाप कमजोर है, जो सहयोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार को उद्योगों, बड़े उद्योग घरानों के तो बच्चे ठीक है अच्छा कर लेंगे क्योंकि उनके पास एक पूरा सेटअप होता है। लेकिन एक आम आदमी का बच्चा अगर उसके पास कोई स्किल है तो अपनी स्किल को कहाँ प्रेजेंट करे, किस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करे। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसा कोई आयोग बनाए, भारत सरकार भी बनाए और स्टेट गवर्नमेंट जहां भी, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, तमिलनाडु गवर्नमेंट हो या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, सभी स्टेट गवर्नमेंट एक एक उद्योग विभाग में ऐसा आयोग बनाए जो स्टार्टअप की सुने और उसको उसी क्षेत्र में क्या क्या सहयोग दे सकते हैं वो दिया जाए। 100 स्टार्टअप में से अगर 5 स्टार्टअप भी सफल होंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपनी कामयाबी होगी। मैं इसमें बात जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसा धीरेन्द्र जी ने बताया कि सरकार का ऐसे आयोग या वो डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँ, पिछले 5 साल से बना हुआ है अपना ओएसिस स्टार्टअप, उसको 10 साल हो गए हैं और वेंचर कैपिटल्स लिमिटेड की स्थापना को लगभग 15 साल हो गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टार्टअप सेल बना हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप अपने प्रपोजल्स को भेजिएगा, वो आइडिया जाता है, वहां से पैसा मिलता है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको पैसा मिला है, जयपुर के भी शामिल है, नाम कोट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन उद्योग भवन में RVCL बैठा हुआ है, ऑनलाइन उनकी साइट है, हर स्टेट में स्टार्टअप के सेल्स बने हुए हैं। अपने झालाना डोगरी पे जो काफी बड़ा है, गवर्नमेंट वसुंधरा जी के टाइम पे बिल्डिंग बनाई उसमें, और उससे पहले JECC में अपन जो एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ हर साल बकायदा स्टार्टअप्स की एग्जीबिशन 3-4 दिन की लगती थी। मैं भी एज ए गेस्ट स्पीकर वहाँ गया हूँ। वहाँ जमाने भर के स्टार्टअप्स को बकायदा वहाँ कियोस्क मिलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, वो अपना डिस्प्ले करता था, वहां से वो आगे चले भी हैं और उनमें से कई स्टार्टअप काम भी कर रहे हैं। तो स्टार्टअप का जहाँ तक सवाल है, सरकार की तरफ से पूरा योगदान दिया गया है, लेकिन वो स्टार्टअप का जब तक प्रेजेंटेशन सरकार के अफसरों को समझ में नहीं आवे तब तक वो पैसा नहीं देंगे। वो थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है कि उसकी वेटिंग अल्टीमेटली वहां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम करता है, लेकिन सरकारों और सबों ने बना RVCL 20 साल से लगभग काम कर रहा है। बोलना चाह रहे थे कुछ? जी सुनील जी, मैं मानता हूं कि सरकार के पास ऐसा डिपार्टमेंट है। एक फेडरेशन का प्रतिनिधि होने के नाते मैं पिछले 15 सालों से लगभग हजारों कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में, और सरकार के साथ कोई सैकड़ों मीटिंग हमारी हुई। तो जब मेरे जैसे आदमी को पता नहीं है तो आम स्टार्टअप को वो चीज कैसे पता होगी। दूसरी बात यह है कि बिजनेस को 100% ISO कोई भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्टार्टअप कमेटी है तो उसमें चाहे फिक्की हो, चाहे 40 हो या CII हो, इस तरह के संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हों, क्योंकि बिजनेस को व्यापारी समझता है, IS नहीं समझते। तो वो आप स्टार्टअप को कैसे समझेंगे? उनकी एक फिक्स पैरामीटर है, फिक्स मापदंड है, उन्होंने वो देखा, अगर उसमें वो फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो आउट। तो बिजनेस को समझने के लिए व्यापारी प्रतिनिधि वहां पे होना जरूरी है उन कमेटियों में। और अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आम स्टार्टअप को, आम युवा को बात पता होना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए फला द्वार खोल रखा है, वो हमारे लिए तैयार है, हम वहां जाके हमारी बात रख सकते हैं। तो आपका जो भी वो डिपार्टमेंट है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और उसकी जो कमेटी है उसमें व्यापारी प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, चाहे वो किसी फेडरेशन के हो, चाहे वो किसी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के हो, या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि हो जिनको व्यापार की
समझो। मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा। जहां तक मुझे 3 चैम्बर्स का मालूम है, मैं खुद पीएचडी चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ राजस्थान में, सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ, सीआईआई भी है, फिक्की भी है और एसोचैम भी है। हमारे चारों चैम्बर्स में स्टार्टअप के बहुत बड़े सेल बने हुए हैं और उसमें अभी तक पूरे इंडिया वाइड सीआईआई उसको लीड कर रहा है। अब तक सीआईआई के माध्यम से शायद 1200-1300 लोगों को फंडिंग भी हो चुकी है। अगर ऐसा कोई भी स्टार्टअप का प्रपोजल आता है तो वो हम लोग खुद वेटिंग करके गवर्नमेंट को भेजते हैं। मैं बता दूं, पिछले लॉकडाउन से पहले 2019 में जेएससीआरसी सीतापुर जो कॉलेज है, उनके यहाँ एसोचैम में मैं भी रिप्रेजेंटेटिव था। 2 दिन तक हम लोगों ने स्टार्टअप आइडियाज लिए और एसोचैम ने उस साल 25 करोड़ रुपया खर्च किया। हर स्टेट में हम लोग गए वहां और हर स्टेट में सारे स्टेट के जैसे राजस्थान थे तो जोधपुर से लेकर अलवर तक, गांव से लेकर शहर तक के सारे लोगों को इनवाइट किया गया। खूब प्रोपागेंडा हुआ, पूरे 1 साल तक मीडिया में चलाया वो, और वहां से बहुत सारे आइडियाज निकल के आए और लगभग 25-30 आइडिया को तो एसोचैम ने फंडिंग की है। तो सवाल आज ये है कि अगर स्टार्टअप ये सोचता है कि वो देश के ऊपर एहसान कर रहा है सरकार पर, वो सोच बदले, वो खुद अपने आप को पहले साबित करेगा तो ही पैसा मिलेगा। पैसा मुफ्त में मिलने वाला नहीं है और पैसा खाली अंदेशा पे नहीं मिलेगा। तो जो रुपए दे रहा है वो हमेशा शक्की होता है उसका पैसा सिक्योर्ड है भी कि नहीं है। हमारे इंडिया में इंटरनल इन्वेस्टर्स तरह नहीं है जितने बाहर के इन्वेस्टर है, और बाहर का इन्वेस्टर चलती गाड़ी में चढ़ता है, खड़ी हुई गाड़ी में कभी नहीं चढ़ेगा। तो स्टार्टअप वाले को शुरू में 2-3 साल तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और 100 स्टार्टअप चलते साथ मुश्किल से 2 सफल होते और 3-4 रेंगड़े होते, बाकी सब बंद हो जाते हैं। अभी तक का डेटा यही है। उसके पीछे 2 वजह है। एक तो होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग उन लोगों का नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप है मोस्टली वो यंग स्कूल कॉलेज से निकले और उन्होंने काम शुरू कर दिया कई सुनी बातों के आधार पे। तो उनको वो व्यापार के जो टीथ नेल की जो प्रॉब्लम्स है उसका आइडिया नहीं होता, पूंजी कम होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, वो आइडियाज को जल्दी से शेयर इसलिए नहीं करता कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। जब तक आप रुपया जिससे मांग रहे हो उसको कन्विंस ही नहीं कर पाओगे तो पैसा कैसे लोगे। मैं आज हमारे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, मैं स्टार्टअप के ऊपर बात करता हूं। बॉम्बे में और एनएससी में एसएमई प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आज की डेट में दोनों स्टॉक एक्सचेंज में मिला के 550 कंपनी लिस्ट हो चुकी है। मैं जयपुर को उदाहरण देता हूँ, राघव रेविंग मास, बहुत छोटी सबको मान लो 3 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू आया था। आज उस कंपनी की 700 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है जयपुर में। और राकेश जी झुनझुनवाला साहब ने भी उसमें है जी, कह रहा हूँ, राकेश जी झुनझुनवाला साहब ने भी उसमें, और वही बता रहा हूँ मारा उसी पे कि वो भी एक स्टार्टअप ही था पहले। कभी वो 10 साल उन्होंने अपने पैसों पर चलाया, वो भी एक स्टार्टअप था, नया कंसेप्ट था। आज वो वर्ल्ड की अकेली सबसे बड़ी कंपनी है जो ये सामान प्रोड्यूस कर रही है। और जब उसका कैपिटलाइजेशन जैसे ही 700 करोड़ रुपए हुआ तो जो हमारे एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला उन्होंने पैसा लगा दिया। तो देखिए चमत्कार तो हमें चलती गाड़ी में होगा, सब गाड़ी में कोई नहीं होगा। आप साबित करना पड़ेगा। जैसा भी धीरेन्द्र ने बोला कि जब मैच जीत रहे तो करोड़ों का पुरस्कार मिल गए, भाई ये होता है हिंदुस्तान की पॉलिसी में। ऐसे क्या करना हो, डेवलपमेंट हो रहा होता से हम रोज हल्ला मचाएंगे, 10 बार मचाएंगे, सरकार 5 बार तो सुनेगी। हल्ला मचाना बंद नहीं करना अपने को, अपने हल्ला जरूर मचाना सरकार के साथ। सरकार से रुपया मिलता है, 550 कंपनी में 200 कंपनी मेन बोर्ड में आ चुकी जयपुर अपने इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये तो तय है ना कि वो 550 जो एसएमई में 200 कंपनी मेगा में कन्वर्ट हो गई। अपने जयपुर की 5-6 कंपनियां हैं जो एसएमई लिस्टिंग में आई। डाबरिया बॉलीवुड देख लो, ब्लैकबेरी देख लो, कितनी कंपनियां जयपुर से है आज वो सारी मेन बोर्ड में है। सबका कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ऊपर का है और जब 3 करोड़ रुपए का है इनके, और सबका 3 से 5 साल का ही पीरियड है मात्र। ऐसा नहीं है, होता ऐसा। पुरानी बात करूं, मयूर यूनिकॉर्नर की बात करें अपन, सन 95 में पब्लिक इशू आया था 3 या 4 करोड़ रुपए का। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 करोड़ रुपए का है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो आर्टिफिशियल लेदर बनाती है। आप कोई भी हाई एंड गाड़ी ले लो, 3 करोड़ की व्हीकल हो, लेदर तो जयपुर में लगा हुआ है। सुनील जी सर,
ऐसा भी तो संभव हो सकता है ना कि आप इन कंपनियों से घिरे रहते हैं और सरकार की जो भी पॉलिसी होती है या कोई भी नई इवेंट होता है तो उसमें आपका पार्टिसिपेट रहता होगा, इसीलिए हो सकता है कि आपको इतना इजी लग रहा होगा। धीरेन्द्र जी का जिस तरह से कहना है कि अनाउंसमेंट उस तरह से नहीं होते, चीजें खुलकर इस तरह से नहीं आगे आ पाती कि हर आदमी तक उसकी पहुंच हो या जो नया जानने वाला है वो इतना इजीली समझ पाए। ओवरऑल धीरेन्द्र जी का ये कहना है। नहीं, वो बिल्कुल कहना, धीरेन्द्र जी की बात से मैं बिल्कुल तवज्जो देता हूँ। आप उसको अपनी पुरानी कहावत में आ जाओ कि प्यासे आदमी को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं या नदी प्यासे के पास नहीं आएगा। आज की तारीख ये फुट का जो बक्सा बना हुआ, ये पूरे वर्ल्ड का ब्रह्मांड है इसके अंदर। मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि सर समय की मर्यादा है और वेबिनार का टाइम होने जा रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट ने इस वेबिनार को लेट ज्वाइन किया है, आप बाद में भी हमारे YouTube चैनल पे इस वेबिनार को कम्प्लीटली देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि गोल्डन एरा चालू होने वाला है, जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और नीलेश जी, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ सर, कोविड टाइमिंग के बाद में क्या अब लेबर प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स, जीएसटी की प्रॉब्लम्स और अब गोल्डन एरा चालू होने वाला है, तो कौन सा ऐसा, इससे पहले भी मैंने आपसे बात रखी थी, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आगे आपको बुलिश होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे चांसेस लग रहे हैं, यूथ जो नया बिजनेस में आने वाला है उसको कोई ऐसा ओवरऑल आप व्यू दें जिससे कि, क्योंकि हर लड़ाई आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपने देखा अभी तक प्रॉब्लम जो भी फेस करी है, उस प्रॉब्लम में आप साथ में रहे, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन किसी यूथ को देने के हिसाब से मैं इस वेबिनार में आपसे क्वेश्चन पूछूं। जी, जहां तक बात है एक सेक्टर या दो सेक्टर की, जो गोल्डन एरा चालू हो रहा है, आप ये माने सेक्टर के लिए चालू होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है तो उससे संबंधित सारी कंपनियां उसमें आएंगी, गारमेंट, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और मेडअप तो इस उन पे चल रहा है। आप ये माने कि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वरना हम एवर टाइम हाईएस्ट पे इस काम को कर रहे होते हैं। आज कंटेनर्स के भाड़े डबल ट्रिपल चल रहे हैं, उसको लेके इश्यूज हैं। विश्व में सारे व्यापार चलने वाले हैं, भारत की ग्रोथ को कोई खतरा नहीं है, कोई मोदी सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही, कोई कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। इंडिविजुअल आदमी अपनी रिस्क पे अपनी एसेट लगा रहा है, अपना लोन ले रहा है, अपना ब्याज चुका रहा है, पूरी मेहनत करके 24 घंटे टेंशन करके बिजनेस चला रहा है। कोई सरकार का किसी तरह से इसमें रोल नहीं है। मतलब ये 1000% सच है। कोई मोदी सरकार ने 5 साल में कोई चमत्कार कर दिया या उसने कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर आदमी इंडिविजुअल अपनी मेहनत कर रहा है और उस काम को आगे बढ़ा रहा है। और मेरे हिसाब से जो जरूरत के सामान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे लगता है अगर ये कोविड की तीसरी लहर नहीं आएगी तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से के जंप मारेगी और बहुत बड़ा बूम इसमें आएगा। इसके अलावा केबल इंडस्ट्री, पावर सेक्टर बहुत ज्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बहुत बाकी है। कुंजी जी सर, वेबिनार को अंतिम पड़ाव में देख लीजिए सर, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लीजिए आप। मेरा मानना है कि सरकार के साथ उद्योगपतियों को जुड़ के चलना चाहिए। सरकार को हमारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में जाए, सारगर्भित जाए, और हम अपने एडवाइजर जैसे पंकज जिया जी मान लो एक्सपर्ट है, हम ऐसे लोगों को साथ में इनकी सेवाओं को ले। हमारी जितने भी चैम्बर है, जितने भी ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी, खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको अच्छे प्रोफेशनल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी बात को सरकार को दृढ़ता से बहुत कम उठाना पड़ेगा, तभी सरकार वहां सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। सुनाने वाले में ताकत होगी तो सुन ली जाएगी। तो मैं तो पिछले 10 सालों से 20 सालों से एक करता रहा हूँ। 1995-92 में स्टॉक मार्केट में सबने देखा है मेरा केस, वो कैसा चला है। तो आज वो आप सुदृढ़ रूप NSE BSE का देख ही रहे हो। उसके बाद अलग अलग मैंने काम किया, धीरेन्द्र भाई भी 14 में,
मैं पहले 40 में 4 साल रहता तो मेरा वो आप लोगों ने देखा ही है। तो देखो जी, काम करने का तरीका आना चाहिए। नीलेश जी आए दिन आवाज उठती है ऐसी तरह से तो मालूम पड़ता बजा दिया, बजता है तो सरकार में आवाज आती है। इनकी तो चिट्ठी आती है, कोई हमसे पूछा सुनील जी यार नीलेश जी ने चिट्ठी भेजी है, काम कर दो जी, बढ़िया होमवर्क करके भेजा होगा। हमारी कोई तो वो इनको पूछ बैठता है यार ऐसा सजेशन आए। तो ये अपनी इमेज बना के रखो, ट्रेड एसोसिएशंस को सरकार के साथ इमेज अपोनेंट की ना बना करके बनानी है कि हम सरकार से अगर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो झगड़ के बेनिफिट नहीं ले सकते। हमें उन्हें बताना पड़ेगा सर आप अगर हमको 1 रुपए का रिलीफ ये दे रहे हो तो बदले में 1.25 रुपए का हम आपको ये देंगे, सरकार तुरंत मान लेती है। मेरा ये मानना है। हाँ धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, इनके मन में कुछ था बोलिएगा। हाँ धीरेन्द्र जी कुछ कह रहे थे आप? नीलेश जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सरकार को जो भी काम करना है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे करे कि नए नए टैक्सेस आज आपको बढ़ाना है, जीएसटी का 1% बढ़ा लो, को टैक्स बढ़ाना 1%, उसमें इनकम टैक्स में बढ़ा लो, कुछ कर लो, लेकिन टीसीएस लगाना, टीडीएस लगाना, कितने हरेसमेंट हो रहे हैं। मतलब रोज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और ये मतलब इससे क्या होता है, आदमी की हिम्मत जवाब देती है। वरना आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, हर आदमी तैयार है, यूथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। और हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि जो लेबर का माइंडसेट हमें सेट करना पड़ेगा। हम चाइना से करते हैं, बात तो करते हैं, आप चाइना जाके वहाँ की फैक्ट्री में जो लेडीज काम करती हैं, मेरा पैकेजिंग का बिजनेस है, एक डाई मशीन पे 3 आदमी लगते हैं। वहां पर एक डाई मशीन को एक ही लेडी चलाती है, उसके दोनों हाथ दिमाग सब काम करता है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के मुकाबले है, लेबर का माइंड सेट ही नहीं है काम करने का। उसको हर सैटरडे संडे तो नुक्ते में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, दुनिया भर के काम है। आज अगर हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ से तो चल रही है, या तो हम अपना प्रोडक्शन बेड़ा करें, दुगना करें, या लेबर कॉस्ट को आधा करें, आप देखें हम किस कदर से कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे और किस कदर से हमारी जीडीपी और प्रोडक्शन बढ़ पाएगा कमाल तरीके से। मैं आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं कि आप इस वेबिनार में पधारे। पंकज जी सर, सुनील जी सर, नीलेश जी सर और धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस वेबिनार को लीव करने के लिए आप सभी के साथ एक ही स्वर में बोलना चाहता हूँ, वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप बने रहे बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। हम आगे भी इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सहयोगी बने रहेंगे। इसके अलावा समस्याओं के समाधान के नए रास्ते वेबिनार के जरिए निकालने का प्रयास भी करते रहेंगे। आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।